ऐसे कर देना, ठीक है ना, टिक कर देना। देखिए अभी आप जितने बच्चे हैं ग्रुपिंग बना लिए हैं, तो काइंडली आप लोग फोकस करिएगा, बातें नहीं करिएगा, नहीं तो सबका सीट हम सब चेंज कर देंगे। लास्ट लेक्चर जो 29 नवंबर को चला था, लेक्चर 11, उस लेक्चर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए गए थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया था फिक्स्ड एसेट्स का एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, लॉस कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कैसे आता है, वगैरह वगैरह। तो द फर्स्ट एक्टिविटी वाज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड देन वी आर गोइंग टू द सेकेंड एक्टिविटीज, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Cash flow from investing activity means the decision of investment made by management. Investment decision, what? Investment decision is how to use the fund. Application of fund is called investment decisions. Sources of fund means the financing decision. What will be the sources of fund? How to arrange the fund? But when the funds are arranged, then how will it be utilized? Where it is to be utilized? For long-term purpose, where land and building, machinery, furniture, etc. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की जब बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहां पर फंड का हम यूज करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। जैसे नॉन करेंट एसेट्स की बात करते हैं, नॉन करेंट में आपका एक टेंजिबल एसेट्स आ जाएगा, एक इनटेंजिबल आ जाएगा, वैसे 4 होते हैं। तीसरा आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड चौथा आता है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम नॉन करेंट एसेट्स की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। करेंट एसेट्स का यहाँ यूज नहीं होने वाला है, ना शेयर कैपिटल का यूज होगा, ना आरएस का यूज होगा, ना कोई भी इनकम और एक्सपेंस का यूज होगा। तो नॉन करेंट एसेट्स में हम क्या करेंगे, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे हमने गुडविल परचेज किया, हमने मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, जो भी एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको हमने परचेज किया, तो दिस इज द आउटफ्लो ऑफ कैश विच इज इनकर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है, जो आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है। हमने शेयर परचेज किया, ये भी इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। हमने डिवेंचर परचेज किया, ये भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। हमने गुडविल परचेज किया, परचेज गुडविल कैसे निकलेगा, जैसे आपने शेयर्स के सवाल बनाए थे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वहाँ पीसी आपका परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा रहता था, तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल आता था, दैट गुडविल वाज कॉल्ड परचेज गुडविल एंड दैट परचेज गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब पहले जो गुडविल नहीं है या जो है उससे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब हमने गुडविल पे पैसा खर्च किया है, तो ये आउटफ्लो है। गुडविल का डिक्रीज होना इनफ्लो नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एमोर्टाइजेशन, जो इनडायरेक्ट इनफ्लो जो ऑपरेटिंग के काम करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हम परचेज कर रहे हैं, यानी जो भी फिक्स्ड एसेट मेरा इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू परचेज, इंक्रीज करने का मतलब जनरली क्या होगा, परचेज। डिक्रीज करने का मतलब सेल नहीं हो सकता है, हो सकता है कि डेप्रिसिएशन हो सकता है एमोर्टाइजेशन हो, या हो सकता है सेल भी हो, बट नॉट ओनली द रीजन ऑफ सेल फॉर डिक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट्स, बट इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स इज द रीजन ऑफ परचेज। अब सवाल ये आता है कि जब हम सर इन्वेस्टिंग में ये बात करते हैं, तो कभी कभी ये भी क्या करेगा कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या हुआ कि हमने मशीनरी खरीदा और शेयर इशू कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, शेयर कैपिटल भी बढ़ गए जो फाइनेंसिंग का पार्ट है, और मशीनरी भी बढ़ गए जो नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है, बट दिस विल नॉट द आउटफ्लो ऑफ कैश। मशीनरी जो आपके पास आया तो वहाँ कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, वहाँ आपने शेयर इशू किया तो वहाँ कैश इनफ्लो नहीं हुआ। यहाँ पर नीदर द कैश इनफ्लो नॉर द कैश आउटफ्लो, दिस इज द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सर अगर ये ट्रांजेक्शन दिख रहा है तो क्या करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इनफ्लो की बात करते हैं तो इनफ्लो में क्या होगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जैसा कि हमने ऑपरेटिव में 2-3 सवाल किए हैं। सेल ऑफ गुडविल, सर गुडविल सेल हो सकता है, अगर गुडविल घट रहा है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि गुडविल हैज बीन सोल्ड फॉर इतना, तो सेल मानेंगे। जैसे आपने डिजोल्यूशन में पढ़ा होगा कि गुडविल को बेचा गया, जब हम गुडविल खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई गुडविल बेच रहा होगा ना, है कि नहीं है। ये हो सकता है कोई भी इंटेंजिबल एसेट को बेचे, आपने नो हाउ को बेचा, आपने कोई भी शेयर को बेचा, डिवेंचर को बेचा, इशू किया नहीं,
बेचा। हमने पहले ही बताया कि डिफरेंशिएशन कि आप सेल तब करते हैं जब आप परचेज किए रहते हैं। शेयर इशू करना इनफ्लो है, बट वो फाइनेंस का है, बिकॉज आप फंड अरेंज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं किसी को मालिक बना रहे हैं, ओनरशिप दे रहे हैं, भागीदारी करवा रहे हैं। लेकिन शेयर सेल करने का मतलब आपके पास पहले से ओनरशिप था, जो आपने शेयर बाय करके रखा था, अब उस शेयर को आप बेच रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट जो कर रखा था उसको आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जो हम बेच रहे हैं या इनफ्लो है, और इनफ्लो इन द सेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए कैश पॉजिटिव की बात करेगा। फिर जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो दोनों का हम नेट ऑफ करेंगे, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो को एडजस्ट कर लेंगे, और इनफ्लो आउटफ्लो को एडजस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा अगर पॉजिटिव है तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर निगेटिव आता है, निगेटिव इन द सेंस कि अगर आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, तो दिस विल कॉल्ड कैश यूज्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जनरली या प्रैक्टिकली हम बात करें तो जनरली यूज आता है। यूज क्यों आता है? क्योंकि हम फंड का एप्लीकेशन करेंगे, फंड का यूज करते हैं। हमारे बैलेंस शीट में नॉन करेंसी जनरली दिखते हैं, हम उसको बेचने के लिए खरीदते नहीं हैं, हम उसको यूज करने के लिए खरीदते हैं। हाँ, जब फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो प्रैक्टिकली फाइनेंसिंग में हमारा इनफ्लो होगा। अब ऐसा नहीं है कि इनफ्लो होगा का मतलब हमेशा इनफ्लो रहेगा, यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है, हो जनरली प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तो हमारा लेक्चर जो है कल चला था 11, क्या चला था 11। आज का लेक्चर जो 30 नवंबर संडे का दिन है, आज लेक्चर 12 चल रहा है, जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कॉन्सेप्ट चलेगा, और इन्वेस्टिंग के साथ साथ हम फाइनेंसिंग को भी कैरी ऑन कर लेंगे आज। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्योंकि छोटा सा लेक्चर है, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, फाइनेंसिंग को भी कैरी ऑन करेंगे, साथ में करेंगे, एंड देन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मंडे या ट्यूसडे क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश एंड रिजल्ट, मतलब कि जब हमको एंड रिजल्ट पे आना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट बनता कैसे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के पार्ट को सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? पार्ट को सीख रहे हैं। अब बात ये कि फाइनेंसिंग में क्या होगा, जो फंड अरेंजमेंट की बात होगी, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। क्या आता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयरहोल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, यही ना तीनों होता है। सॉरी, शेयरहोल्डर्स फंड में तो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आ ही जाता है, शेयरहोल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। बट रिजर्व एंड सरप्लस जब बात करेंगे तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ऑपरेटिंग में जाते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, DRR हो गया, CRR हो गया, SPL हो गया। ये सब आइटम किसका है? SPL का है कि नहीं है? बट शेयर कैपिटल हो गया, डिवेंचर्स हो गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, है ना, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया। तो ये सब हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करते हैं, ये भी किसका है? फाइनेंसिंग का। तो यहाँ भी फंड अगर बढ़ रहा है तो इनफ्लो, और फंड घट रहा है तो आउटफ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली देखिएगा CFS जो हम बनाएंगे तो उसमें लायबिलिटी का सेंस डायरेक्ट होता है, मतलब बढ़ रहा है तो इनफ्लो हो रहा होगा, घट रहा है तो आउटफ्लो, को रिलेट करिएगा। और एसेट का सेंस निगेटिव होता है, बढ़ रहा है तो परचेज ही ना हो रहा होगा तो आउटफ्लो हो रहा है, और घट रहा है तो इनफ्लो। इससे करेंट एसेट उल्टा चलते हैं, डिक्रीज हुआ तो प्लस, इंक्रीज हुआ तो माइनस। चलिए लेक्चर नंबर 12 आप लिखना शुरू कर सकते हैं आप लोग। हाँ, बस 5-7 दिन और। प्रैक्टिस चलते हुए रहेगा ना, कॉन्सेप्ट आज है, आज के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो पहले इनफ्लो की बात करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ tangible fixed assets,
intangible fixed assets, shares, लोन्स एंड एडवांस जानते हो? लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? अब वो अगर डिक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या हुआ? पैसा आ रहा है। चलिए, ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। परचेज ऑफ intangible fixed assets, shares, debentures, loans and advances made। अच्छा, पूरा लिख लिए हो, इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर लेना। इंटरेस्ट रिसीव जानते हैं ना? इंटरेस्ट रिसीव किसका इनफ्लो होगा? इन्वेस्टिंग का ही होगा। और क्या होगा? डिविडेंड रिसीव भी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना? और क्या होगा? रेंट रिसीव। तीनों रिसीव कर दो। रेंट रिसीव, सॉरी रेंट पेड ना है, हाँ रेंट पेड ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग का तो उसका कोई ट्रीटमेंट, रेंट पेड का कोई काम नहीं करना है, रेंट रिसीव करेंगे। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए जल्दी करिए। हाँ, पता है रिस्क की बात? ब्रैकेट में तो माइनस। क्या बोले बेटा? अच्छा लिखे, ठीक है ठीक है। हाँ चलिए शुरू करें आगे। क्या कहें हम उसको, वो जिस ग्रुप में रहता है ना उस ग्रुप। छोड़िए, आगे चलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग भी लिख लो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए, क्या क्या हो जाएगा बता सकते हो इनफ्लो में? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ बातें नहीं करिए प्लीज, डिवेंचर्स। और क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज?
इंक्रीज, लोन टेकन फ्रॉम, तो इसका मेन हेड नहीं है ना, सॉरी ये ना फाइनेंसिंग, जैसे कि उसमें जैसे हम लोग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ बस नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इंक्रीज होगा तब लिखेंगे कि डिक्रीज होगा तब, शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनफ्लो में, बढ़ेगा तब। वेरी गुड। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, चलिए अब यहां पर रिडम्पशन आ जाएगा आउटफ्लो में, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डिक्रीज, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेड आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड आएगा, रेंट पेड आएगा, नहीं आएगा, यहां जो रिजल्ट क्या कहलाएगा वो, कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलो नोट कर लो। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ इलस्ट्रेशन 33 बहुत ही इजी सवाल है, प्लीज बात नहीं करिए, प्लीज समझिए। अरे तो मोबाइल हटाएगा, काहे गुस्सा हमको दिला रहा है, बात नहीं समझ रहा है एकदम। वो कहेगा जाओ नाले में कूदो तो कूद जाएगा, बात कैसे समझता है कोई भी चीज का, इरिटेटिंग हो गया एकदम। तुम हटाओ मोबाइल वहां से। अच्छा समझ लिया एकदम पढ़ाई को, किसी के और इन्फ्लुएंस में आ रहे इसका मतलब आप कमजोर हैं। हाँ तो 33 पे आते हैं। काइंडली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग संडे को संडे ही मानिए, फंडे मत मानिए। पढ़ाई है तो पढ़ाई करिए, है ना, ध्यान रखिएगा। और पढ़ाते समय हमेशा फॉर्मल रहा करिए। हम तो खुद आते तो वहाँ इनफॉर्मल हो ही जाते थोड़ा देर के लिए, बट जब हम फॉर्मल है तो आपको भी फॉर्मल रहना ये जरूरी है। हाँ, ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन समझते हो, नेट वैल्यू है ऑन फर्स्ट, वो भी नहीं चल भी नहीं रहा, क्या चल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 24 8,60,000। ये क्या आपका
ओपनिंग बैलेंस है, और 31 मार्च का बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर द ईयर, ये एक साल का डेप्रिसिएशन 40,000 है। मशीनरी अकाउंट में किस साइड डालेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, वेरी गुड। तो क्रेडिट साइड जो है आपका क्या जाएगा, एक क्लोजिंग बैलेंस जाएगा 950, बोलो है ना, और 40,000 जाएगा, ठीक है, 990 हो जाएगा, 860 डेबिट साइड जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी का कोई टुकड़ा सोल्ड किया गया 25,000 का, ये पैसा कैश इनफ्लो है 25,000, बोलो है ना, कैश इनफ्लो है तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। चलो, एंड विच हैड रिटेन ऑन वैल्यू, लेकिन 25,000 का जो WDV कितना था, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें एक चीज हिडन है, वो है परचेज। क्या हिडन है, परचेज ऑफ मशीनरी। तो सबसे पहले हमको मशीनरी अकाउंट ओपन करने हैं। क्या ओपन करने हैं, ये हमारा वर्किंग में जाएगा। कहाँ जाएगा, हमने बताया था वर्किंग इधर पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका डेट का भी कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो डेबिट क्रेडिट जानते हैं लिखना। चलिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4/24 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे, BD में हमेशा B स्मॉल रखिएगा, B कैपिटल मत रखिएगा। और कितना है आपका, 8,60,000। चलिए, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना, 950 ना। इसका डेट क्या होगा, चलिए, एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन हो जाएगा 40,000। सेल कितना में हुआ है, तो बाय बैंक हो जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब 1/4/24 में लिख दीजिएगा, और ये 31/3/25 को लिखिएगा, ठीक है ना, 25 से लिखे ना। चलिए, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ था, तो 2 SPL कर लेंगे। चलिए, कितना, 5,000। कोई दिक्कत, तो इसका सम कर लीजिए, कितना आएगा, कितना फास्ट हो रहा है तुम लोग, 10-15 माइनस 8 65 करिए। हाँ, 150 आ गया ना। चलो, क्या लिखोगे बता सकते हो, बाय टू, क्या होगा ये, 150 था ना। चलो, अब ये क्या था आपका, तो आउटफ्लो कितना है, 150 आउटफ्लो है, और इनफ्लो कितना है, इन्वेस्टिंग बनाना है ना, तो ऑपरेटिंग को भूल जाइए, प्रॉफिट लॉस डिफरेंस, ठीक ना। फाइनेंसिंग भी भूल, यहाँ पर नहीं यूज होगा। तो यहाँ पर नेट जब इन्वेस्टिंग का जो रिजल्ट आ जाएगा, तो 150 माइनस 25 कर लेंगे, तो 1,25,000 यूज कहलाएगा कि फ्लो कहलाएगा, यूज कहलाएगा, बिकॉज आउटफ्लो आपका ज़्यादा है। अब सॉल्यूशन तो यहीं से है आपका। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बना लेंगे फॉर्मेट के अनुसार, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप परचेज पहले लिखे या सेल पहले लिखे, डजेंट मैटर, रिजल्ट हमारे यहाँ लिख लेना है। परचेज ऑफ मशीनरी कितना है, 1,50,000। ये क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड, चलिए बना लीजिए, हो गया। चलो, अच्छा ये बताओ, प्रैक्टिकली
पहले एंट्री यहाँ पर पोस्ट किसका होगा, डेप्रिसिएशन का कि बैंक का? बैंक का, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगता है। पहले बैंक का, क्योंकि इसको सेल हम 1/4/24 को किए थे, ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका एंट्री कब होगा? बाद में। लास्ट में। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। और डेट आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। आजकल हम कुछ दिनों से ये देख रहे हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फ्रेंडली मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंड सर्किल बना लिए, कम फोकस पढ़ाई पे, थोड़ा सा मटर गश्ती। तो काइंडली आप लोग उसको कंट्रोल करिए सर। चलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है आपको बीट करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ देखिए ध्यान से, इन्वेस्टिंग बनाना है और बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। मशीनरी एट कॉस्ट दिया हुआ है, यानी ये ओरिजिनल कॉस्ट पे है। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000। मशीनरी अकाउंट खोलना पड़ेगा, इसलिए खोलना पड़ेगा बिकॉज हमें हो सकता है परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इसको खोलने की ज़रूरत है कि नहीं, ये बताइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जनरली नहीं पढ़ सकते, इससे हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का आइटम होता है। या ऐसे याद होगा कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे थे तो हम मशीनरी अकाउंट ना खोलना पड़ा था, बिकॉज हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना था, जो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ओपन करके पता कर लिया था। यहाँ पेटेंट है। पेटेंट आपका क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। हो सकता है इसका अकाउंट खोलना पड़े, बिकॉज हमें पर 2 इन्फॉर्मेशन है, समझिए। ड्यूरिंग द ईयर, सुनिए ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000। जब आप मशीन अकाउंट खोलेंगे तो क्रेडिट में 40,000 रुपया दिखेगा, डिफरेंट वैल्यू में, बिकॉज कॉस्ट प्राइस कितना है? 40,000। वो जिस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था कितना? 24, यानी 40 माइनस 24 कितना वैल्यू हो गया? 16,000 हो गया, जिसको हम बेचे कितना में? 20 में। तो यहाँ 4,000 का प्रॉफिट हो गया है। यानी जब हम मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, क्या खोलेंगे? तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD 4 लाख रुपया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखेंगे बेटा? टू बैलेंस BD 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कितना लिखेंगे? 4,20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक मशीन जिसका कॉस्ट है 40,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 24। तो जब मशीन हम बेच रहे हैं तो उसको क्या करेंगे? कैंसिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख देंगे 24,000। सेल कितना में किए हैं? तो बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा 20 और 24 कितना होता है? 44। 4 का प्रॉफिट क्या कर देंगे? टू SPL अकाउंट 4,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। उसका पेटेंट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मशीनरी से हमें अब इन्फॉर्मेशन सब लगभग मिल गया है। एक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो परचेज। इसका सम कितना आएगा? 464 माइनस कितना आएगा? 60,000। परचेज कहलाएगा। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अब समझिए, आपका आउटफ्लो 60,000 हो गया और इनफ्लो 20,000 हो गया। तो कितना है आपका? जैसे जब इन्वेस्टिंग बनाओगे, क्या बनाओगे बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे, ठीक है ना, बन जाएगा ना। तो क्या है ना कि परचेज आप लिख लेना है। परचेज ऑफ व्हाट? मशीनरी। इनर ब्रैकेट में लिखेंगे 60,000 रुपया। एक लाइन छोड़ देना है थोड़ा सा, कहीं हो सकता है पेटेंट परचेज किया होगा। सेल ऑफ, आप अगर कभी जैसे कोई निगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई निगेटिव, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो सेल ऑफ मशीनरी कितने का है? 20,000। पॉजिटिव लिखा है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है कि आपका पेटेंट की कहानी कर लेते हैं। तो पेटेंट पे भी कुछ सेल परचेज हुआ है तो पेटेंट अकाउंट खोल लेंगे। ये दोनों वर्किंग में जाएगा। क्या जाएगा? वर्किंग में जाएगा। पेटेंट भी एसेट्स है ना, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस
BD कितना पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है? 2,80,000, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी कितना है? 1,60,000। चलिए एंड देन अब हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पेटेंट्स रिटन ऑफ। पेटेंट को क्या किया गया? कितना किया गया? इसका मतलब क्या हुआ? पेटेंट को खत्म किया गया, राइट ऑफ किया गया एसटीएल के थ्रू, तो पेटेंट इतना से क्या हो गया? घट गया। ठीक है ना? तो बाई क्या कर लेंगे हम? एसपीएल कर लेंगे ना। ये समझे कि नहीं लैंग्वेज? आप जब किसी इनटेंजिबल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में ना डालेंगे। राइट ऑफ का मतलब खत्म करना, कम करना। तो एसपीएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। पेटेंट्स वेर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। सम पेटेंट्स कितना में बिका नहीं पता है, बट जितना में बिका प्रॉफिट कमाए। कितना कमाए? किधर जाएगा? 2 एसपीएल हो जाएगा। कितना? 20। तब कितना बिका वो मिल जाएगा मुझे। ये कितना आ जाएगा टोटल? 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख आ जाएगा। 2 लाख आ जाएगा। क्या? सॉरी, इसका टोटल हम लगा रहे थे 2 लाख। बाय बैंक हो जाएगा कितना? 1 लाख हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मुझे क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ एक आइटम लेना है, वो इनफ्लो हो जाएगा कितना? 1 लाख। तो सेल ऑफ पेटेंट लिख लेंगे 1 लाख। अब यहाँ पर क्या ज़्यादा इनफ्लो है ना? 1,20,000 माइनस 60,000 कितना जाएगा? क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम चलो बना लो। चलो बताते हैं, समझिए ध्यान से, समझो। जो जिसको बनाना है बनाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 टीएस अग्रवाल का है। सवाल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो निकालने हैं। हम आपको ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब 10% क्या है? ROI। और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव का कॉन्सेप्ट आएगा। मेरा पहले से इन्वेस्टमेंट कितना था? कितना हो गया? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को हम क्या किए होंगे? सोल्ड आउट किए होंगे। अब सोल्ड आउट किए हैं, इसका मतलब सोल्ड आउट हुआ कब है? ये सवाल बनता है। अगर बिगिनिंग में सोल्ड आउट हुआ होगा तो 20 साल पहले ही निकल गया, तो पूरे साल भर क्या रहा होगा? तो इंटरेस्ट 180 पे निकलेगा। और अगर एंडिंग में सेल आउट हुआ होगा तो पूरे साल भर कितना रहा होगा? तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा? बस यही क्वेश्चन का सवाल का जवाब यहाँ मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मतलब जितना 20 साल का 20,000 बिका कब है? एंड में। तो यानी साल भर पूरा कितना रहा है? इंटरेस्ट रिसीव 2 लाख पे निकलेगा। समझ गए? नहीं समझ रहा यार? आपका समझिए, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख था। ध्यान सुनिएगा। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है? ऐसे बनाओ, कभी भी फंसो तो ये एक पीरियड बना दो। यहाँ लोग 1/4/24 ले गए और यहाँ 31/3/25। यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख है। चलो, और यहाँ कितना है? तो ड्यूरिंग द ईयर -20 सर हुआ है ना? तो सोल्ड कब हुआ है? यहाँ पर हुआ है। तो पूरे साल भर कितना रहा है? 2 लाख रहा है। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो 2 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा? अब जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जब निकालते हैं तो याद रखिएगा क्या निकालते हैं? कैश इंटरेस्ट रिसीव निकालते हैं ना? क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट रिसीव। यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? यानी तुम्हारा इंटरेस्ट कितना टोटल बना? कितना आउट ड्यू अभी है? कितना रिसीव किया? 14,000।
आप समझे? तो ये बना मेरा 20,000, हमने बना बोला 20,000 पे निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन तुम अभी कितना रिसीव नहीं किए हो अभी, तो कितना रिसीव किए हो, तो 14 का ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। और सब कर लोगे? चलो, और सब तो इंक्रीज डिक्रीज है, समझ रहे हैं, बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड हुआ है 20,000 का, उसका तो कोई क्या नहीं बात करते हैं, वो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, ऐड होगा। मतलब यहाँ पर जैसे हमने इंटरेस्ट का तो काम कर लिया, 14,000 हम लोग क्या करेंगे, इन्फो दिखाएंगे, बोलो हाँ ना, हम ओवरली थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, 14,000 मेरा प्लस हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है कितना, बुक वैल्यू पे सेल हुआ, मतलब प्रॉफिट लॉस यहाँ पर नहीं है। और देखिए ध्यान से, इसके अलावा गुडविल की बात करते हैं, पहले था 1 लाख, अब हुआ 75,000, तो यहाँ 25 का गुडविल घट रहा है, तो इसको हम एमोर्टाइज मानेंगे, क्या मानेंगे, तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा। पेटेंट जो है 75,000 से 1 लाख यानी बढ़ गया है, तो परचेज होगा, यानी परचेज होगा तो 25,000 रुपया गुड पेटेंट आउटफ्लो कहलाएगा। उसके बाद लैंड की बात करते हैं, देखो लैंड जब बोला जाए तो लैंड क्या है, एप्रिसिएटिंग एसेट्स होता है, एप्रिसिएटिंग एसेट्स। जैसे डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन है कि डेप्रिसिएशन इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चार्जेबल ऑन द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो लैंड अगर घटा है तो इसको मानेंगे सेल है, क्या मानेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर लैंड की जगह मशीनरी लिखा रहता और 10,000 से घट जाता तो हमें डीम्ड मानना, एज्यूम करना पड़ता है कि दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अनलेस कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना है। तो लैंड सेल हुआ है कितने का, तो इनफ्लो में चला जाएगा। उसका फर्नीचर देख लेते हैं, फर्नीचर जो है 21,000 से 2,46,000 पर बढ़ गया है, तो परचेज जाएगा 2,25,000 रुपया, माइनस कर लेंगे। उसके बाद प्लांट से नेट 2 का 2 है, इस पर कुछ इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट का हमने काउंट कर लिया, ये सब हो गया, आई थिंक सब कुछ हो गया है। इसको चेक करिए कितना रहा है, ये 225 प्लस 25, 225, 250 हो गया, माइनस कितना 44, 2,06,000 कितना आ गया बेटा, ये निगेटिव है तो क्या कहलाएगा, यूज इन कहलाएगा, बना लीजिए। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे, जितना तक चल सकता है चलने देना है, ठीक है, 20% पे आ जाता है। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, एक सहाय 4 रिश्तेदार रहते थे, कितने रिश्तेदार, चारों एक दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे। चलो ठीक है, बस हो गया, खाते खाने प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर आपको। बड़ा अच्छा सवाल है। यस सर। और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि इस पर सवाल आ सकता है, तो जरूर देखिएगा। इतना लंबा नहीं आता है, एक ही 2 एडजस्टमेंट रहता है। सिक्स सेंस क्या क्या बात है? अरे बेटा फाइनेंसिंग का ही सवाल यहीं तक है। हाँ, इतना लंबा नहीं देगा। अरे शांति से बेटा, गजबे प्राणी है। इसके चक्कर में सब हो जाए। देखो ध्यान से, प्लीज सुनो ध्यान से, आप नहीं कर, कभी भी आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि ये नहीं आ सकता वो नहीं आ सकता, 100% बनाइए। हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये 31/3/22 है और ये 31/3/23 है, यानी यहाँ का जो डेटा है ओपनिंग है और यहाँ का डेटा क्या है, क्लोजिंग है। इक्विटी शेयर कैपिटल था 15 लाख, कितना हो गया 20 लाख। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा है 5 लाख से, शेयर इशू हुआ होगा। अब ये चेक करना है कि अगर एडजस्टमेंट अदर मशीनरी के अगेंस्ट में हुआ तो उसको हम इन्फो नहीं मानेंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ तो हम इशू मानेंगे, तो 5 लाख रुपया मेरे लिए इन्फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर लिख लेंगे। चलिए उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड है। क्या है बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड है। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड का कहानी हम लोग जब डिविडेंड पेड करते हैं तो उसको फाइनेंसिंग का आउटफ्लो मानते हैं, और ये जब इक्विटी पर अगर इंफॉर्मेशन दे दिया जाए तो प्रेफरेंस हम डिविडेंड माने की पेड हो गया। अब सवाल ये कि पहले कितना था मेरा प्रेफरेंस है कैपिटल, अब कितना है, तो इसको क्या मानेंगे हम, रिडम्पशन हुआ। क्या हुआ बेटा, रिडम्पशन। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या हो गया, आउटफ्लो की इनफ्लो हो जाएगा,
आउटफ्लो हो जाएगा। चलो रिडम्पशन लिख लेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 14% डिवेंचर है तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पहले डिवेंचर नहीं था, अब कितना हो गया 250। ये मतलब इनफ्लो है कि आउटफ्लो है बताइए? इनफ्लो है। कितने का इनफ्लो है? 2,50,000 का। अब आगे चलते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर वेर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। इक्विटी शेयर कितना प्रीमियम पे इशू किया गया था? तो इक्विटी शेयर कितना इशू किया गया था? तो 5 लाख का 20% कितना होता है? प्रीमियम रिसीव इंक्रीज कर गया। चलो हाँ हाँ सर सही है। चलिए चले आगे। चलिए 14% डिवेंचर इशूड कथी क्या ऊपर छोड़, अच्छा ये 12% प्रेफरेंस रिडीम्ड एट पार, यानी प्रेफरेंस जो रिडीम हुआ है किस पे हुआ है बेटा? पार पे हुआ है, जितना था उतना ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि इसका डेट नहीं मेंशन है, डेट मेंशन, तो यहाँ पर देखो 7वां पॉइंट क्या लिखता है? डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यानी ये कहने की एंड में रिडीम हुआ है तो 60,000। डिविडेंड पेड आउटफ्लो की इनफ्लो जाएगा? आउटफ्लो जाएगा, नेगेटिव चल जाएगा ना। उसके बाद डिवेंचर इशू कितना पे किया गया है? डिस्काउंट पे। तो बताओ 2,50,000 का डिवेंचर, इसका एंट्री जानते हो क्या होता है? 250 तो फेस नॉमिनल वैल्यू पर ये रिकॉर्ड कर दिए, बट रिसीव तुमको 250 नहीं होगा, 25,000 कम आएगा, 10% डिस्काउंट कम आएगा ना बेटा, लेस डिस्काउंट, ठीक है ना। तो रिसीव कितना करेंगे आप बता सकते हो? 225। तो यहाँ पर 225 देख लेंगे। अच्छा ये जो है इसको हम एक साथ लिख सकते थे, 5+1 इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम लिख करके 6 लाख रुपये रिसीव, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा जो पैसा रिसीव हो रहा है वो अगर डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू किया जाता है, डिस्काउंट माइनस कर लेना, कैपिटल पे नहीं देखा, ठीक है। चलो तो यहाँ 225 लिख दिए ना। चलो हम लोग ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर, इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 150 ये भी दे दिया, ये माइनस हो जाएगा। चलो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर कितना पेड हुआ है? ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अरे वो जो इक्विटी इशू करवाते हैं ब्रोकर, ये सबको जो पैसा दिया है, यस उसमें हम लोग एंट्री किए होंगे। तो यहाँ पर लिख रहा है पेड एंड वाज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो ध्यान से, यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन का शेयर इशू नहीं किया गया, हमने उसको कैश दे दिया। क्या दे दिया? तो पैसा आउटफ्लो हो गया 20,000 रुपया, कोई दिक्कत? और कुछ है क्या? इधर का तीनों कहानी कर लिए। अब देखो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 1 6 लाख, 6 2 8 25, 8 25 पॉजिटिव है ना, नेगेटिव कितना है? 5 5 60, कितना होगा जी? 7 10 7 10 7 45 7 45 7 85 7 65 होगा। हाँ 7 45 + 20 शायद वही होगा। घटाओ तो जी 60,000, निगेटिव ज़्यादा है कि पॉजिटिव ज़्यादा है? तो क्या हो जाएगा? फ्लो कहलाएगा, बना लो ना। चलिए यहाँ पर क्या एक बच्चे का डाउट हो गया है अंडरराइटिंग कमीशन से रिलेटेड। अंडरराइटिंग कमीशन क्या है? तो जब कंपनी बल्क में शेयर इशू करती है तो अंडरराइटर जो एजेंट वगैरह होते हैं उनको कंपनी बुलाती है, बोलती है कि मेरे बिहाफ में आप शेयर पहले खरीद लीजिए और बेच लीजिएगा, बेचने के बाद हमको पैसा दीजिएगा, इसके बेसिस पर हम आपको कमीशन देंगे। तो दे ऑल अंडरराइटर एक एजेंट का रोल प्ले करते हैं। तो कंपनी जब क्या करती है कमीशन मतलब कि जो भी बनाती है, तो यहाँ इस सवाल के अनुसार कमीशन मान लो 20 बनता है, कंपनी के लिए खर्चा है ना, तो खर्चा होगा तो क्या डेबिट होगा? बोलो हाँ है ना। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, और ये किसको ड्यू करेंगे? अंडरराइटर को, टू अंडरराइटर होगा। कितना से होगा? 20,000 से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पेमेंट नहीं हुआ, ड्यू फॉर पेमेंट हुआ है, अब फिर पेमेंट करेंगे तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ देखो पेड कर रहे हैं, क्या कर बेटा? अगर शेयर इशू करते हैं तो अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल करना पड़ता है, बट यहाँ पेड कर रहे तो टू क्या हो जाएगा? बैंक। अब ये पैसा आपका आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो है तो ये क्यों, कहाँ, किस एक्टिविटी आउटफ्लो, ये भी सवाल बनता है। क्या तुम इन्वेस्टमेंट पे आउटफ्लो कर रहे हो? नहीं। क्या तुम ऑपरेटिंग आउटफ्लो है? नहीं। डेली का कहानी है? नहीं ना। हमने शेयर फाइनेंस करवाया, फाइनेंस करवाने पे हमको 20,000 पेमेंट करना पड़ा। अगर कंपनी कोई IPO लाती है उसमें सेबी वगैरह पेमेंट करना होता है, ये सब खर्चा वो आउटफ्लो होता है फाइनेंसिंग का।
फंड अरेंज करने के पेमेंट। अब यहाँ पर इस अंडरराइटिंग कमीशन जो सॉरी यहाँ पर जो अंडरराइटिंग कमीशन है ये मतलब खर्च है ना, तो इसको कहाँ डालेंगे? SPL टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। तो ये खर्चा को राइट ऑफ किए, जैसे सैलरी को हम राइट ऑफ करते हैं ना, तो सैलरी को पहले सैलरी का पेमेंट का इंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश करते हैं ना, और फिर SPL टू सैलरी करते हैं। तो यही कहानी तो यहाँ बन रही है कि हमने पहले यहाँ पर ड्यू फॉर पेमेंट कर दिया, फिर यहाँ पर पेमेंट कर दिया, ये दोनों सेम पेमेंट और ड्यू फॉर पेमेंट का ये खर्चा को राइट ऑफ करने का एंट्री है। तो ये कहीं ना कहीं आउटफ्लो है मेरा फाइनेंसिंग का 20,000 रुपया। चलिए बना लीजिए। ए 37 क्वेश्चन 37 तो आराम मत फरमाइए, इधर देखिए, नहीं समझाते सब बैटरी लो है। कैश फ्लो फ्रॉम यहाँ पे बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, दोनों है तो हम लोग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग देख लेंगे। मशीनरी का अकाउंट खोल लेंगे, 24 का है मशीनरी और 25 का है, तो इसका लेजर खोल लीजिएगा, बोलो हाँ या ना। चलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका भी लेजर खोल लीजिएगा, ठीक है, नहीं भी खोलेंगे तो काम चल सकता है क्योंकि ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन निकालना होता है। चलो कैपिटल यहाँ क्या दिया हुआ है, अब सवाल आता है कैपिटल और शेयर कैपिटल, बड़ा पता है ये सवाल एकदम इजी है लेकिन फंसा देगा। कहाँ फंसाएगा हम समझाते हैं। तुम तो कैपिटल देखा तो फोकस करेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, क्या सोचेगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में शेयर जो आता है पैसा तो फाइनेंस का होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद कहीं प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। सोचो कहीं हो सकता है प्रोप्राइटरशिप का ही हो, प्रोप्राइटरशिप में क्या दिखता है, कैपिटल दिखता है, कंपनी में क्या दिखता है, शेयर कैपिटल दिखता है। तो देयर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। ओके, तो अगर कैपिटल है तो उसके बढ़ने का रीजन हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल लाया होगा। अब प्रोप्राइटर अगर एडिशनल कैपिटल लाता है तो फाइनेंस का चला जाएगा, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो कैपिटल उसके बावजूद भी ओपनिंग से कैपिटल क्लोजिंग बढ़ा हुआ है, तो इट मीन्स इट इज डीम्ड टू एज्यूम दैट इट इज द प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट होता है ना, पढ़ते सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब यहाँ पर कितना कैपिटल था पहले से 30, अब कितना है, यानी 5,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग देर आ गया। सवाल आसान नहीं था, अब हो गया इजी। 20,000 सॉरी बैंक लोन है, फाइनेंसिंग का है, 10,000 था, कितना हो गया, तो ये रिडीम हो गया। आगे है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000, मशीन कितना है, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी चार्ज 6,000, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया, 4,000, 14,000, 2,000 लॉस पे बेचे तो सेल कितना में आया, 12,000। इन्वेस्टिंग का इन्फो कहलाएगा, बोलो हाँ है ना। चलो तो इन्वेस्टिंग का इन्फो आपका हो गया 12,000, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एक और निकालिएगा, कैसे निकालिए शॉर्टकट में, 14,000 कहाँ से लाएंगे, समझो। मशीनरी अकाउंट ओपन होगा ना, यस सर, यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस शीट लिखोगे, कितना लिखोगे, 40,000, कोई दिक्कत नहीं है। CD कितना लिखोगे, चलो मशीन का कॉस्ट कितना था, उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल भर में कितना, एक्यूमुलेटेड कितना था, 6,000, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, तो इसका WDV कितना आ गया, 14 हो गया ना। अब बेचे लॉस पे हो तो लॉस तो बाई SPL हो जाएगा कितना, 2,000, तो सेल कितना में किए होंगे हम,